हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी है और आपकी डीटीयू है और उसके अलावा आपकी एमजेपी बरेली है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में और इसके अलावा भी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर हिंदी का आज पहला प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी तैयारी कराने का तरीका यही है कि हम प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू ही आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाते हैं। टॉपिक वाइज तैयारी यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। इस बार हमने सोचा भी था टॉपिक वाइज तैयारी कराने का, लेकिन वो हमारा मेन चैनल जो था शाखा स्टडी के नाम से वो डिलीट हो गया और ये दूसरा चैनल बनाया है। तो अब इस पर संभव नहीं है कि टॉपिक वाइज तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाए इस साल। अगले साल देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो टॉपिक वाइज तैयारी भी आपको कराई जाएगी। तो आज की वीडियो में पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर बताए जाएं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहचान का तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, तो पहचान का तत्सम पूछा है। तत्सम और तद्भव दो तरह के शब्द यहाँ पर आते हैं। तो तत्सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए तत् और सम, इसको अगर हम अलग अलग लिखें, तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। ठीक है, तो किसके समान, यानी कि जो शब्द किसके समान, संस्कृत के समान। अब देखिए इसका मतलब क्या है, संस्कृत के समान होने का मतलब क्या है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो शब्द संस्कृत से उठाकर सीधे सीधे हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, यानी जो संस्कृत में है वही आपका हिंदी में भी यूज़ हो रहा है, तो उसको कहते हैं तत्सम शब्द। और जो शब्द संस्कृत में कुछ और था और उसको बदलकर हिंदी में कुछ और हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये पहचान है, ये आपका संस्कृत का शब्द नहीं है। अब संस्कृत से बदलकर इसको यहाँ पर पहचान लिखा गया है, तो ये आपका कैसा शब्द है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका तद्भव है। तो इस तद्भव का तत्सम बनाना है, यानी संस्कृत के कौन से शब्द को बदलकर हमने पहचान लिखा है वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, प्रतिविज्ञान, प्रज्ञान, अभियान या फिर अवधान। तो पहचान का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिविज्ञान, यानी प्रतिविज्ञान को बदलकर हमने पहचान कर दिया है। तो यही इसका यहाँ पर पहला आंसर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रभुत्व का तद्भव क्या है। अब देखिए यहाँ पर इसका तद्भव पूछ लिया है, यानी कि ये हमारे सामने तत्सम दिया गया है, यानी संस्कृत से उठाकर जैसा का तैसा यहाँ पर लिखा है और पूछा है कि हम हिंदी लैंग्वेज में इसको बदलकर क्या बोलते हैं। तो प्रभुत्व का मतलब आप जानते होंगे कि जैसे कहते हैं कि उस नेता का बहुत प्रभुत्व है अपने एरिया में, उनकी मतलब बहुत चलती है। तो इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं पहचान, पहुँच, गुरुता या फिर गुरुत्व। तो प्रभुत्व का मतलब होना यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा पहुँच है और उसके कहते ही काम हो जाता है। अक्सर ये सेंटेंस आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुँह से। तो प्रभुत्व होना मतलब कि ऊपर तक पहुँच होना। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रभुत्व जो है वो आपका तत्सम है और पहचान जो है वो आपका इसका तद्भव है। ठीक है, तद्भव ही यहाँ पर पूछा है, तो तद्भव आपका पहुँच यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बहनोई शब्द का तत्सम क्या है। अब यहाँ पर ये क्या दिया है, यानी कि ये तद्भव दिया गया है, यानी ये संस्कृत का शब्द नहीं है, इसको बदलकर हमने यहाँ पर हिंदी में बहनोई कर दिया है। तो बहन उई ये नहीं है, बहन पति भी नहीं कहते हैं, भागिनी पति या इनमें से कोई नहीं। देखिए भागिनी क्या होती है, भागिनी होती है बहन। ठीक है, भागिनी आपका संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है बहन। तो भागिनी का जो पति होता है वो उसे हम बहनोई कहते हैं। तो ऑप्शन जो ये तीसरा है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी बहनोई का जो तत्सम है वो है आपका भागिनी पति। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या है। वृश्चिक यानी वृश्चिक यहाँ पर क्या है, वृश्चिक आपका यहाँ पर तत्सम है और इसका तद्भव पूछा गया है, यानी कि संस्कृत में आपका वृश्चिक होता है और इसको बदलकर हिंदी में हमने क्या कर दिया है, यानी हम क्या बोलते हैं, बिच्छू बोलते हैं, षटपथ बोलते हैं, भ्रमर बोलते हैं या बर बोलते हैं। तो देखिए जो आप राशिफल अगर आपने कभी देखा होगा, राशि देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा वृश्चिक जो राशि होती है उसमें बिच्छू बना होता है। तो बिच्छू ही इसका यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है। तो बिच्छू आपका तद्भव है और वृश्चिक आपका तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव की मैं आपको कुछ थोड़ी सी पहचान बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है, जिसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द आपका जो है तत्सम है और कौन सा जो है तद्भव है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी पहचान होती है, वो क्या पहचान है उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा।
तो देखिए तत्सम और तद्भव। सबसे पहले तत्सम, ठीक है, यहाँ पर मैं तत्सम लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं तद्भव लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप समझ जाइए। तो तत्सम की पहचान क्या है? तत्सम में अक्सर आपको आधा वर्ण देखने को मिलेगा, ठीक है, आधा वर्ण देखने को मिलेगा। और तद्भव में क्या होता है, या तो वो आधा वर्ण समाप्त हो जाता है, ठीक है, या फिर वो पूरा वर्ण बन जाता है। जैसे चलो इसका एग्जांपल अभी आपको देंगे। तत्सम में क्या होता है, तत्सम में ये आपको देखने को मिलेगा, जबकि तद्भव में बदल कर उसको जय कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा यमुना, यमुना को क्या बोलते हैं? जमुना, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव है। इसी तरह से जिस शब्द में आपको ये अक्षय, त्रय, ज्ञ या शिर ये दिखाई दे तो आंख बंद करके आप उसमें तत्सम लगा सकते हैं, ठीक है। और तद्भव में इनको बदलकर क्या कर दिया जाता है? जैसे अक्षय को बदल के ख कर दिया जाता है, त्रय को बदलकर तय कर दिया गया, ज्ञानी को बदलकर आधा गे और ये लिख दिया जाता है, और इसी तरह से शिर को बदलकर स कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो देखिए खेत, खेत आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा हुआ, इसका जो असल वर्ड होता है, एक्चुअल होता है, वो होता है क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र को बदलकर क्या कर दिया गया? खेत, यानी इस अक्षय को बदलकर ख यहाँ पर कर दिया गया। तत्सम में क्षेत्र है, तद्भव में आपका खेत है। उसके अलावा देखिए एक पहचान और आपकी यहाँ पर, जिस शब्द में आपको व, शलजम वाला श, षटकोण वाला श और ये ऋषि वाला रि दिखाई दे तो समझ लेना वो आपके क्या है? तत्सम शब्द है। इनको आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं, जो चीज़ें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बताई जाएँ बस आपको वही लिखनी है, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। बाकी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका व को अक्सर ब बना दिया जाता है, श को आपका स बना दिया जाता है, और ये जो आपका रि है इसको री बना दिया जाता है तद्भव में बदल कर, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी कुछ तत्सम और तद्भव की पहचान थी। उसके अलावा तद्भव की एक पहचान और भी है, जिस शब्द में आपको चंद्र बिंदु देखने को मिले समझ लेना वो शब्द क्या है, आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। यानी कि तत्सम में चंद्र बिंदु आपका नहीं होता है और तद्भव में चंद्र बिंदु आपको देखने के लिए मिलता है। तो फटाफट से इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है। तत्सम तद्भव के क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सही नहीं है? अच्छा, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। चलो देखते हैं। अव्यय अविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। अब देखिए, पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अव्यय क्या है, अविकारी क्या है और क्रिया विशेषण क्या है, क्योंकि यही 3 शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं, तो इनका आपको पता होना यहाँ पर जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? ए प्लस व्यय, यानी कि वो शब्द जिसका व्यय नहीं हो सकता उसे अव्यय कहते हैं। यानी कि जिसमें कोई भी आप काट छांट नहीं कर सकते, जिसमें कुछ बढ़ा चढ़ा नहीं सकते, वो शब्द आपका क्या होता है? अव्यय शब्द कहलाता है। जैसे मैंने बोला ना, ये जैसे भी आपका एक अव्यय शब्द है, जैसे, ठीक है। तो जैसे और तक, फिर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और जैसे तेज, ठीक है, या तेजी, यहाँ तेजी कैसे वह जा रहा था, तेजी से जा रहा था। और उसके अलावा जैसे धीरे धीरे, मतलब जिन भी शब्दों में आप कुछ बढ़ा चला नहीं सकते, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, वो होते हैं आपके अव्यय शब्द। और अव्यय शब्द का ही दूसरा नाम होता है आपका अविकारी शब्द, ठीक है। तो अव्यय और अविकारी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, यानी अव्यय को ही आप अविकारी भी कह सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अव्यय जो होता है इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, यानी अव्यय अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे? जैसे एक होता है अव्यय का प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, यानी वो अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आपके क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं कारणवाचक अव्यय, उसके अलावा कुछ होते हैं संबंधवाचक अव्यय, कुछ होते हैं आपके समुच्चय बोधक अव्यय, और कुछ होते हैं आपके परिमाणवाचक अव्यय, ठीक है। जैसे कुछ,
थोड़ा, ज़्यादा, ये जो होते हैं ये आपके परिमाणवाचक होते हैं। तो कुछ में आप क्या बदलेंगे, कुछ नहीं बदल सकते, कुछ हर जगह पर कुछ ही रहेगा। तो इस तरह के जो ये शब्द होते हैं ये आपके अव्यय कहलाते हैं और इन्हें आप अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट पर यहाँ पर गौर करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है ये अव्यय का एक प्रकार होता है। इसके अलावा ये अव्यय और भी होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर तरीके बताए, कौन कौन से तरीके बताए, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक होता है, परिमाणवाचक होता है, कारणवाचक होता है। तो ये अव्यय के प्रकार होते हैं और एक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण तो इसका सिर्फ एक प्रकार है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि इनमें अंतर नहीं होता, अंतर होता है, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण में सारे अव्यय नहीं आते हैं। यदि क्रिया विशेषण में सारे अव्यय आते तो हम इस स्टेटमेंट को सही मानते कि क्रिया विशेषण और अव्यय में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो अभी हम इसको सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है वो अव्यय का एक प्रकार है और भी 3-4 प्रकार अव्यय के होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है। बाकी 3 स्टेटमेंट को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अव्यय अविकारी होते हैं, बिल्कुल अव्यय का ही अव्यय अविकारी ही होते हैं, यानी उनमें कोई विकार नहीं हो सकता, और व्यय का मतलब उन शब्दों का कोई व्यय नहीं हो सकता। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसी का एग्जाम्पल देकर, इसी बात को कहकर हमने ये पहले वाला आंसर जो है, पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत साबित किया है। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही है, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है वो आपका अव्यय का ही एक प्रकार है, तो ये आपका अव्यय होता है यानी अविकारी होता है। तो सारे क्रिया विशेषण वो अव्यय तो होते हैं, लेकिन सारे जो अव्यय होते हैं यानी अविकारी होते हैं वो क्रिया विशेषण नहीं होते हैं। इसको आप याद रखेंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ क्योंकि, क्योंकि क्या है, क्योंकि एक आपका अव्यय है लेकिन ये क्रिया विशेषण नहीं है। ये किसी भी क्रिया की विशेषता आपको नहीं बता सकता है। जैसे वह तेज जा रहा, जैसे वह जा रहा है, तो वह क्योंकि जा रहा है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये जो है आपका क्रिया विशेषण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये पहला वाला स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर अगला है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या समुच्चय बोधक। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट को, इसको सेंटेंस को ध्यान से अगर पढ़ेंगे, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। तो वह लाचार क्यों है, इसका कारण बताया गया है। वह लाचार इसलिए है क्योंकि वह विकलांग है। तो यहाँ पर ये कौन सा आ जाएगा? ये आपका कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, इस क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रिया विशेषण क्या होता है? वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी? क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वो आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। या क्रिया की विशेषता कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, इन्हीं को एग्जांपल दे देता हूँ। एक सेंटेंस है आपके सामने, वह कपड़े धोता है। ठीक है, इसको अभी हम हटा देते हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें क्रिया भी हो रही है, ठीक है, और इसमें कर्ता भी है और काम भी हो रहा है। तो क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है कि वो कपड़े धोता है। अब विशेषता इसकी अगर बतानी हो तो वह कपड़े साफ धोता है या गंदे धोता है। तो ये क्या होगा, यानी उसने धोने की विशेषता यहाँ पर बता दी है कि वो कपड़े कैसे धोता है, तो वो कपड़े साफ धोता है। ये बात यहाँ पर बता दी गई है। और जब ये बात यहाँ पर बता दी गई है तो इसमें जो क्रिया विशेषण होगा वो क्या होगा? तो जो साफ होगा वो आपका क्रिया विशेषण होगा और ये आपका अव्यय भी होगा। ठीक है, क्योंकि इस साफ में आप ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं ना इसमें कुछ घटा सकते हैं, यानी ये अविकारी शब्द है, ये आपका अव्यय है। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिया विशेषण जो है वो आपके अविकारी भी होते हैं। वह धीरे धीरे पढ़ता है। अब देखिए, इस धीरे धीरे में आप क्या बढ़ा घटा सकते हैं? कुछ नहीं। वह पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। तो पढ़ने की यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तो ये आपका क्रिया विशेषण होगा। समोसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? ताज़ा ताज़ा बन रहे हैं। ठीक है, तो समोसे बनने की यहाँ पर विशेषता बताई गई है, कैसे बन रहे हैं? ताज़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आम मीठा है, ये एक आपका साधारण वाक्य है, इसमें कोई भी क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्रिया भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ऑप्शन जो चौथा है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के होने का समय। तो क्रिया के होने का समय किससे? कारक से, काल से, अव्यय से या क्रिया विशेषण से। देखिए, अव्यय और क्रिया विशेषण तो मैं आपको समझा चुका हूँ।
ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर भी समय की बात होती है आप जानते हैं वो आपका काल होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण का प्रयोग तो हुआ है लेकिन अशुद्ध तरीके से हुआ है, वो कौन सा सेंटेंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है यह मन से पढ़ता है, ठीक है, ये ढक्कन है यहाँ पर। दूसरा वह जोर जोर से रो रही है, ये भी आपका सेंटेंस है। यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, यह पुस्तक उससे अच्छी है या उससे कहीं अच्छी है। अच्छा, और ज़्यादा जोर देकर यहाँ पर बोल दिया है। चौथा देख लेते हैं, वह चुपचाप से चला गया। तो चुपचाप से चला गया कुछ नहीं होता, वह चुपचाप चला गया अगर होता तो ये सेंटेंस आपका ठीक होता, ठीक है। तो इससे ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, तो इससे का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। सेंटेंस सही जो होता वो होता वह चुपचाप चला गया। तो यहाँ पर चले जाने की विशेषता हो जाती कि वो कैसे गया, चुपचाप गया, लेकिन इससे आया और इसने इस क्वेश्चन को यहाँ पर गलत कर दिया, यानी कि इस ऑप्शन को गलत कर दिया। यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब इसमें पूछा है कि हुआ है। राम जाता है, सीता भोजन पकाती है। राम जाता है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया है कि कैसे जाता है। जानने की विशेषता अगर यहाँ पर बताई होती तो हम इसको कहते हैं कि इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम धीरे धीरे जाता है या राम तेजी से जाता है या राम दौड़ कर जाता है या राम लेट कर जाता है या कैसे जाता है, इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। भाड़ू के दल। अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, सीता भोजन पकाती है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, सीता भोजन पकाती है। कैसे पकाती, पकाने की यहाँ पर कोई भी विशेषता नहीं बताई गई है, इसलिए इसमें भी आपका जो क्रिया विशेषण है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा है, उसने रोते रोते कहा, ठीक है। अब क्या इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पहले तो सिंपल सेंटेंस देखिए क्या है कि उसने कहा, ये आपका सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। अब कहना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता क्या यहाँ पर है, जी हाँ, रोते रोते। उसने कैसे कहा, तो उसने रोते रोते कहा। तो यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता शब्द बता रहा है, क्या, रोते रोते। तो ये क्या होगा, आपका ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यही आपका जो आंसर है वो सही होगा कि इसी में आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। डी देखिए, वह जाएगा, जाने की यहाँ पर कोई भी विशेषता नहीं बताई गई है, इसलिए इसमें भी आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संस्कार का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, संस्कार का संधि विच्छेद होगा आपका सम प्लस कार। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि में प्रयोग हुई है, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, तो ये आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पर देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका क्या, उपसर्ग यहाँ पर लिखा है, और एक होता है आपका प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ये इसमें कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, जिससे कि कभी भी आप इसे ना भूलें। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये जो उपसर्ग लिखा हुआ है इसको लिखना है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग आपने लिख लिया। अब देखिए, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो जो आपका शब्द पहले आ रहा है उपसर्ग, उ पहले आ रहा है और पे आपका बाद में आ रहा है। इसका मतलब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उपसर्ग जो है वो आपका पहले जुड़ेगा क्योंकि पहले आ रहा है, प्रत्यय जो है वो आपका पीछे जुड़ेगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं पैसे प्रत्यय और पैसे पीछे, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो उपसर्ग आपका जो शब्द से पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय वो है आपका जो शब्द के बाद में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा है उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि जो पहले जोड़ा जाता है। तो उद्गम में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग जोड़ा गया है, तो उत प्लस गम, ये इसका संधि विच्छेद होता है। इसका जो आपका उपसर्ग है वो होगा उत। तो ऑप्शन जो दूसरा वाला है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहा हूँ, उपसर्ग ना पूछकर आपसे ये पूछ सकता है कि आदि प्रत्यय बताइए, आदि प्रत्यय, ठीक है। तो आदि प्रत्यय पूछे या उपसर्ग पूछे, बात एक ही है। हम क्या करते हैं, आदि को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ प्रत्यय पढ़ा और पीछे वाला बता दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न देगा वो आदि प्रत्यय, तो उसमें जो वर्ड होगा वो ऐसा होगा कि उसमें प्रत्यय भी होगा और उपसर्ग भी होगा। जैसे बेरोजगारी, ठीक है। अब बेरोजगारी ये एक ऐसा शब्द है जिसमें आपका उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। उपसर्ग क्या है आपका बे है और प्रत्यय क्या है आपका ई है, ठीक है।
रोजगार बीच में एक शब्द है, रोजगार में उपसर्ग बे जोड़ा और ई आपका प्रत्यय जोड़ा, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि आदि प्रत्यय बताइए। आप सिर्फ प्रत्यय को पढ़ेंगे और उसमें ई लगा देंगे और ई उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ होगा आपको, तो आप एकदम खुश हो जाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। लेकिन जब घर आकर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ घर आकर ही ध्यान से देखा जाता है, तो घर आकर जब देखेंगे तो वो गलत निकलेगा, क्योंकि उसने प्रत्यय नहीं बल्कि आदि प्रत्यय पूछा है। और आदि प्रत्यय का मतलब होता है जो मतलब आगे प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या है, तो यहाँ पर बे होगा। ठीक है, तो आदि प्रत्यय का मतलब क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ पर भी आपसे उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ता है। तो संस्करण का संधि विच्छेद करेंगे, अंक की बिंदी नहीं आएगी, सम, ठीक है, सम प्लस करण, सम प्लस करण। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होगा, इसमें सम होगा। दूसरा वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसमें भी पूछा जाए कि संधि कौन सी है, तो यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि व्यंजन का मेल यहाँ पर हो रहा है। अगला प्रश्न है 100 की गिनती को क्या कहते हैं। 100 की गिनती को शतक कहते हैं, शती कहते हैं, शताब्दी या फिर प्रतिशत। तो जो 100 की गिनती होती है दोस्तों, उसको कहते हैं शतक। ऑप्शन पहला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शताब्दी किसे कहते हैं, जो 100 वर्षों का समय होता है उसको शताब्दी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है। अब यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न आपके सामने है। तो जो विद्यार्थी गुरु के समीप रहता है उसे वज्रबटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी या गुरुकुल, इनमें से क्या कहा जाता है। तो गुरु के समीप रहने वाले को दोस्तों कहा जाता है अंतेवासी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। ठीक है, जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, या जिसका परित्याग आवश्यक हो। तो परित्यक्त का मतलब क्या होता है, परित्यक्त का मतलब होता है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रेस्तरां किस भाषा का शब्द है। ठीक है, रेस्तरां जो है वो किस भाषा का शब्द है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्द बताने वाला हूँ जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। तो रेस्तरां, सबसे पहले तो इसका आंसर लीजिए, जापानी, फ्रांसीसी, जर्मनी, रूसी। तो रेस्तरां जो है वो आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, यानी फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। अब जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए। तो फारसी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ फारसी के कुछ शब्द। ठीक है, तो फारसी के शब्द यहाँ पर आप लिखिए, कहते हैं ना खुदा। खुदा आपका फारसी का शब्द है। सरकार, सरकार भी क्या है, आपका फारसी का शब्द है। और उसके अलावा देखिए, जितने भी आपके सरकार से रिलेटेड ज़्यादातर शब्द हैं ना, वो आपके फारसी से ही लिए गए हैं। इसके अलावा जिन शब्दों में दार जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे तहसीलदार, जमादार और जितने भी आपके दार वाले शब्द हैं वो सारे फारसी शब्द आपके होते हैं। ठीक है, और अरबी शब्द की अगर बात की जाए, अरबी शब्द, तो जितने भी शब्द आपके कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होते हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होते हैं, वो आपके क्या है, वो अरबी शब्द हैं, यानी वो अरबी से लिए गए हैं। उसके अलावा पहचान में आपको बता रहा हूँ कि तुर्की से जो है कौन कौन से शब्द यहाँ पर लिए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तुर्की के शब्द भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तुर्की से आपका देखिए कैंची आप डेली में यूज़ करते हैं, कैंची। उसके अलावा ताश के पत्ते आपने देखे होंगे। दरोगा शब्द जो है वो आपका तुर्की है। उसके अलावा बीबी शब्द जो है वो भी आपका क्या है, तुर्की है। और उसके अलावा कुर्ता पजामा, कुर्ता जो है वो भी आपका तुर्की शब्द है। ठीक है, तो अभी इतने ही पढ़ेंगे, कुछ और शब्द जो है वो किसी दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कर लेंगे। तो हमने आपको बता दिए हैं फारसी, अरबी और तुर्की के कुछ शब्द और उनकी पहचान, जिससे कि आप इन्हें आसानी से पहचान सकेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि शब्द में उपसर्ग नहीं है। परिरक्षण, निरूपण, स्वशासन या वृहत्तर। तो परिरक्षण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा आपका परि प्लस रक्षण। ठीक है, निरूपण का अगर करेंगे तो आ जाएगा नि प्लस रूपण। स्वशासन का अगर करेंगे तो सु प्लस शासन आ जाएगा। और अगर वृहत्तर का करेंगे तो वृहत्तर का यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आ है, सा है, सा है या इनमें से
कोई नहीं। तो सबसे पहले लिप्सा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, वो है कोई इच्छा या अभिलाषा होना, ठीक है, अभिलाषा होना। और ये इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा आपका लिप प्लस सा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आपका, प्रत्यय मैंने बताया था, प्रत्यय मतलब पीछे, पैसे प्रत्यय पैसे पीछे, तो सा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ है। मुहावरा आ गया है, धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना या आदर प्रकट करना। अब इसमें कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ए और बी में कि इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा। तो अंगूठा दिखाने का प्रयोग देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि जब दोस्त को ज़रूरत थी तो हमने पैसे दे दिए, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया। मतलब यहाँ पर क्या इसका मतलब धोखा देना है, क्या इसका मतलब इनकार करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनकार करना। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी इनकार कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, गोबर गणेश होना। दूसरा मुहावरा आपके सामने है, किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ़ होना, गोबर की पूजा करना या गड़बड़ करना। तो देखिए जो शब्द आपके मुहावरे में यूज़ हो रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो वो आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर गोबर की पूजा करना, ये कभी भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो गोबर गणेश होना मतलब कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ होना, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बच्चों को स्कूल में कह भी देते हैं टीचर्स कि बिल्कुल गोबर गणेश ही है, इसका मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अन्न जल में कौन सा समास है। अन्न जल में आपका यहाँ पर कौन सा समास है। तो अन्न जल में आपका दोस्तों यहाँ पर समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की मैं यहाँ पर आपको पहचान बता देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन आता जाता है उसी कंसेप्ट को समझते जाते हैं और फिर क्या है, ऐसे ही यहाँ पर हमारी तैयारी पूरी हो जाती है। टॉपिक वाइज तैयारी करने का अब यहाँ पर समय नहीं बचा है, इसलिए इसी तरह से यहाँ पर सारी तैयारी हम करेंगे, ठीक है। तो द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद जो होते हैं, इस डेफिनेशन को आप लिख लें, दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा बीच में आपका ये विग्रह चिन्ह होता है, सॉरी बीच में आपका चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, और विग्रह करने पर इसमें और शब्द जो है आता है, यानी इसकी जगह पर और शब्द। जैसे अन्न, अगर हम अन्न में से इसको हटा दें योजक चिन्ह को, तो अन्न और जल इसका यहाँ पर सही सेंटेंस जो है पूरा वो बनेगा। जैसे माता पिता, तो अगर हम इस साइन को हटाएंगे, योजक चिन्ह को हटाएंगे, तो माता और पिता बनेगा। जैसे दिन रात मतलब दिन और रात, राजा रानी राजा और रानी। तो इस तरह के जितने भी आपके शब्द आते हैं एक साथ, वो आपके द्वंद्व समास के उत्तर जो है उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से आपका द्वंद्व समास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको द्विगु भी बता देता हूँ। द्विगु थोड़ा सा यहाँ पर इजी है और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष और अव्ययी भाव में, थोड़ा तत्पुरुष में ज़्यादा समय लगेगा, अव्ययी भाव में भी समय नहीं लगेगा आपका। तो द्विगु जो होता है गु, यहाँ पर देखिए इसको पकड़ लीजिए, गु से आता है आपका गुणा या गुणन। मतलब कि जिन शब्दों में आपको संख्यावाचक विशेषण देखने को मिले वो आपके द्विगु समास में आते हैं, यानी इनका जो पूर्व पद होता है वो आपका संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्या देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपके सही समझ में आ जाएगा। जैसे सप्ताह, तो सप्त का मतलब क्या होता है 7, ये संख्यावाचक है, यानी इसका मतलब क्या है 7 दिनों का समूह। इसी तरह से चौराहा, ठीक है, चौराहा, यानी कि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आपका आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ पंचवटी, यानी 5 वटियों का समूह। इसी तरह से अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको और दूँ तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 पाई, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो आपके द्विगु समास में आते हैं। द्विगु और बहुब्रीहि थोड़ा सेम होता है, अगले प्रश्न में बहुब्रीहि को भी बताएंगे, ठीक है, तब आपको ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अन्न जल में आपका द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विदुर, विधवा, विदुर या विधाता। तो जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विधुर कहा जाता है, और जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखता हो उसे क्या कहते हैं, निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनीरू या नास्तिक। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो किसी में भी आस्था न रखता हो उसे कहते हैं नास्तिक। ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कि यहाँ पर हम 3-4 वीडियोस आपके ये प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स आपके क्वेश्चंस हुए हैं उनमें जो आपके 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।
तो अभी 5-6 वीडियो में आपके ये आपके चलेंगे मॉडल पेपर जो हमने खुद तैयार किए हैं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं, सब पर @शाखा स्टडी और यूट्यूब पर शाखा स्टडी 2 के नाम से हमको आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।